ब्रह्मांड 100 अरब आकाशगंगाएं, जिनमें से प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांडीय विकास की 13.8 अरब साल पुरानी कहानी, जो भौतिकी के अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा शासित है। लेकिन क्या होगा यदि ये नियम हो ही ना? क्या होगा अगर वे कोड हों? यह विचार कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, अब केवल विज्ञान कथाओं तक सीमित नहीं है। यह दार्शनिक विचार प्रयोगों से निकलकर सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में आ गया है। लेकिन इस प्रश्न को वैज्ञानिक रूप से पूछने के लिए हमें मैट्रिक्स में गड़बड़ी की लोकप्रिय धारणाओं को छोड़ना होगा, जैसे हवा में तैरता कप या डेजा वू का क्षण। अगर हमें गड़बड़ी ढूंढनी है तो हमें उसे अपने मनोविज्ञान में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में खोजना होगा। हमें दिक्काल के ताने बाने में एक कलाकृति, एक सीमा, एक दरार की तलाश करनी होगी। हमें ब्रह्मांड की प्रोसेसर गति सीमा को खोजना होगा। आधुनिक वैज्ञानिक जांच एक त्रिविधा से शुरू होती है, जो एक शक्तिशाली तार्किक तर्क है। यह बताता है कि इन 3 प्रस्तावों में से एक सत्य होना ही चाहिए। एक, हम जैसी सभ्यताएं उच्च निष्ठा वाले पूर्वज सिमुलेशन बनाने की तकनीकी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही लगभग हमेशा विलुप्त हो जाती हैं। 2, जो सभ्यताएं इस स्तर तक पहुंच जाती हैं, उन्हें ऐसे सिमुलेशन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। या 3, नकली वास्तविकताओं की संख्या उस एक मूल वास्तविकता की तुलना में खगोलीय रूप से बहुत अधिक है। यदि प्रस्ताव 3 सत्य है, तो साधारण संभाव्यता के आधार पर हम लगभग निश्चित रूप से असली नहीं है। यह एक दार्शनिक लंगर है, लेकिन यह भौतिक प्रमाण नहीं है। उसे खोजने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक सिमुलेशन का निर्माण कैसे किया जाएगा। कोई भी नकली ब्रह्मांड, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, अपने मेजबान के कंप्यूटेशन संसाधनों द्वारा सीमित होगा। इसमें वास्तविक अनंत नहीं हो सकता। इसकी भौतिकी की गणना की जानी चाहिए। इसे कुशलता से करने के लिए एक सिमुलेटर ब्रह्मांड को एक सहज, निरंतर पूर्णता के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। उसके लिए अनंत डेटा की आवश्यकता होगी। इसके बजाय वे इसे एक असतत लैटिस पर बनाएंगे। एक स्क्रीन पर पिक्सेल की तरह, यह लैटिस दिक् और काल की सबसे छोटी संभव इकाई का प्रतिनिधित्व करेगा। यह वास्तविकता का एक मौलिक रिजोल्यूशन होगा। हमारे लिए जो इसके अंदर रह रहे हैं, यह ग्रिड अदृश्य रूप से छोटा होगा, शायद प्लैंक लंबाई के करीब, यानी 10⁻⁻35 मीटर। हमारे दृष्टिकोण से ब्रह्मांड पूरी तरह से सहज और निरंतर दिखाई देगा। लगभग। आप इस ग्रिड को कैसे ढूंढते हैं? आप सिस्टम को उसकी परम सीमा तक धकेलकर। हमें अब तक देखे गए सबसे तेज, सबसे ऊर्जावान कणों को देखना होगा, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें। ये प्रोटॉन और परमाणु नाभिक हैं, जो प्रलयकारी घटनाओं के अवशेष हैं, प्रकाश की गति के करीब त्वरित होते हैं और जिन्हें अंतरगैलेक्टिक अंतरिक्ष में दागा गया है। ये ब्रह्मांड के परम कण त्वरक हैं। दशकों से हम मानते आए हैं कि उनके लिए एक प्राकृतिक गति सीमा है। इसे GZ के कट ऑफ कहा जाता है। GZ के सीमा कोई दीवार नहीं है। यह एक अंतःक्रिया है। जैसे ही एक प्रोटॉन 50 एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा के साथ यात्रा करता है, वह बिग बैंग की धुंधली अनुदीप्ति, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को एक हिंसक ओलावृष्टि के रूप में देखना शुरू कर देता है। प्रोटॉन इन कम ऊर्जा वाले फोटोनों से टकराता है, नए कणों का उत्पादन करता है, और ऐसा करने में वह ऊर्जा खो देता है। वह धीमा हो जाता है। यह अंतःक्रिया मौलिक है। इसका मतलब है कि कोई कण अपनी दूर की आकाशगंगा से निकलते समय चाहे कितना भी ऊर्जावान क्यों न हो, जब तक वह हम तक पहुंचता है, तब तक उसे इस GZ की ऊर्जा सीमा से नीचे होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड समदैशिक है। यह सभी दिशाओं में एक जैसा है। इसलिए यह ऊर्जा सीमा एक समान होनी चाहिए, चाहे हम आकाश में कहीं भी देखें। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं है? यहीं पर हमें गड़बड़ी मिलती है। सिलस बीन के नेतृत्व वाली एक टीम सहित कई भौतिकविदों ने एक परीक्षण प्रस्तावित किया है। यदि ब्रह्मांड एक घनीय लैटिस पर चलने वाला सिमुलेशन है, तो वह लैटिस भी एक अधिकतम ऊर्जा सीमा लागू करता है।
लेकिन जीजेड के सीमा के विपरीत, यह नई सीमा सभी दिशाओं में एक जैसी नहीं होगी। सिमुलेशन के ग्रिड पर तिरछे यात्रा करने वाले कण की अधिकतम ऊर्जा उसके अक्षों में से एक के साथ पूरी तरह से सीधे यात्रा करने वाले कण की तुलना में भिन्न होगी। परिणाम, एक्समान जीजेड के कट ऑफ को किसी और चीज से बदल दिया जाएगा। हम आकाश में एक विषमदैशिकता देखेंगे। उस दिशा से आने वाली कॉस्मिक किरणों की अधिकतम ऊर्जा इस दिशा से आने वाली किरणों की अधिकतम ऊर्जा से भिन्न होगी। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कणों का वितरण यादृच्छिक नहीं होगा। इस पर सिमुलेशन के ढांचे की छाप होगी। यह अंतर्निहित लैटिस की पसंदीदा दिशाओं को उजागर कर देगा। यह एक विशिष्ट, झुठलाए जा सकने योग्य भविष्यवाणी है और हम इसे खोजने के लिए अभी वेधशालाएं बना रहे हैं। बेशक एक शक्तिशाली प्रतितर्क भी है। भौतिकी के ज्ञात नियमों के आधार पर, विशेष रूप से होलोग्राफिक सिद्धांत और बेकेनस्टीन बाउंड, जो किसी दिए गए आयतन में सूचना की पूर्ण सीमा को परिभाषित करता है। हम अपने ब्रह्मांड को सिमुलेट करने की कंप्यूटेशन लागत की गणना कर सकते हैं। इसका उत्तर चौंका देने वाला है। केवल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड को क्वांटम स्तर तक सिमुलेट करने के लिए एक ऐसे कंप्यूटर की आवश्यकता होगी जिसमें पूरे ब्रह्मांड से अधिक ऊर्जा, अधिक जानकारी समाहित हो। इससे पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड को हमारे जैसे ब्रह्मांड के भीतर मौजूद कंप्यूटर द्वारा सिमुलेट नहीं किया जा सकता है, जब तक कि मूल वास्तविकता की भौतिकी मौलिक रूप से भिन्न और हमारी तुलना में बहुत अधिक संसाधन संपन्न न हो, या शायद सिमुलेशन उतना उच्च निष्ठा वाला नहीं है जितना हम मानते हैं। शायद यह एक आदर्श क्वांटम सिमुलेशन नहीं है। शायद सिमुलेशन केवल उसी चीज को रेंडर करता है जिसे देखा जाता है। यह क्वांटम यांत्रिकी के सबसे अजीब पहलू की एक डरावनी गूंज है, माप की समस्या, कि एक कण की स्थिति तब तक परिभाषित नहीं होती जब तक कि उसे मापा नहीं जाता। हम एक गहन संभावना के साथ रह गए हैं। हम यह साबित करने की कगार पर हो सकते हैं कि हमारी वास्तविकता एक उभरता हुआ गुण है, या हम यह साबित करने की कगार पर हैं कि ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान कण इस तरह से व्यवहार करते हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे जो भी हो, लैटिस की खोज, वास्तविकता के ताने बाने में उस दरार की खोज शुरू हो चुकी है।